जैन साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर नवंबर महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो कब अपलोड होगा। तो देखिए ये वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग इसको देखना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और नवंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को हम रिवाइज कर लेते हैं एक नज़र में। देखिए ये चैनल चूंकि नया है, पिछले पिछले वाले चैनल पे मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है, तो इसी चैनल पे अब आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपसे स्क्रीन पे पूछूंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए ये श्रृंखला जो है ये टोटल 300 प्रश्नों की है और इसको मैं 3 पार्ट में अपलोड करूंगा। पार्ट 1 में हम टोटल 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो 100 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलने हैं। लास्ट में बताना है कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो चलिए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? देखिए जितनी भी समितियां हैं उनको आप एक पेज पर नोट कीजिए और उसके अध्यक्षों का नाम नोट करते रहिए। अभी आपके सामने है पीएम की एक 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो देखिए इसके अध्यक्ष होंगे विवेक देबराय। देखिए इसमें जो 7 सदस्य होंगे इनमें से एक का नाम तो आपने जान लिया, इनका नाम है विवेक देबराय जो कि अध्यक्ष भी होंगे इस समिति के। और इसमें अन्य सदस्य होंगे राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह। देखिए पीएम की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होगी इसको 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो देखिए पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे लेकिन उनको हटाकर मनसुख मंडाविया को बना दिया गया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। इनके बारे में करंट न्यूज क्या आई है? देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए ये प्रश्न अलग से घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें भारत की तरफ से भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए जो आपका ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था जो कि 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था, तो इस शिखर सम्मेलन का विषय था बेहतर कल के लिए स्वस्थ देखभाल में बदलाव। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अक्टूबर 2021 में किस देश के सुल्तान हसनल बोल्किया की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए आपको बता दूं ब्रुनोई के जो आपके सुल्तान थे हसनल बोल्किया, तो इनकी अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने वर्चुअली तरीके से इस 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और ये जो है 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया था। देखिए वर्ष 2022 यानी कि जो अगला वर्ष आने वाला है, तो वर्ष 2022 आसियान भारत संबंध साझेदारी के 30 वर्ष पूरे करेगा और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट इसी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर पेज का। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 और 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो देखिए जो आपका महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य जो है ये अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भारत जो है 9वें स्थान पर है ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है, फ्रांस 5वें स्थान पर है, जर्मनी 6वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर कनाडा है, 8वें स्थान पर नीदरलैंड है और 9वें स्थान पर आपका भारत है और 10वें स्थान पर आपका सिंगापुर है ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रेयान टेन
डोसेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताएंगे। देखिए जो नीदरलैंड के क्रिकेटर थे रियान टेन डोसेट, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और सातवां प्रश्न की एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये किसकी पुस्तक है? तो देखिए इस पुस्तक का जो शीर्षक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इसको लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है? तो देखिए इन संस्थानों की संख्या टोटल 4 है। देखिए इन चारों में से पहला आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि IISc बेंगलुरु। तो इसने जो है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में 91 से 100 के बीच में जो है रैंकिंग प्राप्त की है। उसके बाद 126 से 150 के बीच में रैंकिंग प्राप्त की है IIT बॉम्बे ने। फिर उसके बाद नंबर आता है IIT दिल्ली का, जिसको 176 से 200 के बीच में रैंकिंग मिली है। फिर आता है IIT मद्रास का, इसको 176 से 200 के बीच में ही इसको भी रैंकिंग मिली है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में टोटल 4 भारतीय संस्थानों को जगह मिला है। और देखिए वैश्विक स्तर पर बात करें तो पूरी दुनिया में इस रैंकिंग में नंबर 1 पर आपका है अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर आपका है अमेरिका का ही मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, और यूनाइटेड किंगडम का जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी आप कहते हैं, ये तीसरे स्थान पर है। और चीन का सिंगुआ यूनिवर्सिटी इस सूची में 10वें स्थान पर है। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चीन का जो सिंगुआ यूनिवर्सिटी है 10वें स्थान पर है, इसको आप याद रखेगा। अगला प्रश्न की हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया, वह क्या थे, मतलब किस डेजिग्नेशन पे थे? तो देखिए ये एक कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। कौन? डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, याद रखेगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख प्रचारक का निधन हो गया? तो देखिए जापान के जो परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख प्रचारक थे, इनका निधन हो गया है। देखिए इनका नाम था सुनाओ सुबोई, ठीक है। तो सुनाओ सुबोई जो है ये 96 वर्ष के थे और इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए जापान के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा जीते हैं, इनकी जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक होती है। तो 96 साल की उम्र में अभी हाल ही में सुनाओ सुबोई का निधन हो गया। 11वां प्रश्न की विश्व शाकाहारी यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व शाकाहारी दिवस को हम 1 नवंबर को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का जो है कोई भी स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है? देखिए भारत में टोटल 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये नीति आयोग के एक रिपोर्ट में बताया गया है। और 13वां प्रश्न की हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम समुद्रयान है, इसको लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई शहर में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया था। देखिए जितनी भी घटनाएं पहली बार होती हैं, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट कोई भी मतलब कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, कोई पहली बार किसी पद पे जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप एक पेज पे अलग से नोट कर लिया कीजिए कि इस साल इतने इतने लोगों को पहली बार मतलब इस पद पर अपॉइंट किया गया, या फिर ये घटनाएं पहली बार हुई। तो पहली घटना एक यहाँ पे आ गई है। क्या घटना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई शहर में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम समुद्रयान है, इसको लॉन्च किया था। अगला है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके राशिद खान हैं। ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, इसको आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो अफगानिस्तान के जो राशिद खान हैं, ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 53 मैचों में 100 विकेट लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है अशोक भूषण, याद रखिएगा। अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 16वां की हाल ही में ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो देखिए ये छूट आपकी है 100%। देखिए ओडिशा की जो सरकार है उसने कहा कि चलो ओडिशा में अब हम जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हैं, और इसी क्रम में
ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने कहा कि जो मोटर वाहन कर हैं और पंजीकरण शुल्क है, इस पर हम 100% की छूट देते हैं पूरे उड़ीसा में। आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए और आपको कोई भी जो है पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूआईडीएआई ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? तो देखिए जो आपका यूआईडीएआई है, इसने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से जो है छूट की मांग की थी नवंबर महीने में। देखिए जो आपका ये व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल है, ये है क्या, इसको हम एक लाइन में जानते हैं। देखिए ये जो बिल यानी कि विधेयक है, ये डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। 18वां कि एप्पल को पछाड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो देखिए नवंबर महीने में माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी। आंसर बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र यानी कि सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया? तो देखिए ये प्लेस आपका मसूरी रहा। मसूरी में एक बहुत ही फेमस प्लेस है जो हर आदमी का सपना होता है। मसूरी में आपका स्थित है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जहाँ पे यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग होती है, आईएएस बनते हैं लोग। तो अभी हाल ही में नवंबर महीने में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र यानी कि सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया? देखिए एप्पल फेस्टिवल यानी ये सेब का त्यौहार जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। एक कॉमन सा दिमाग लगाया कीजिए, सेब का उत्पादन कहाँ पे अधिक होता है? या तो हिमाचल प्रदेश की बात होगी या तो जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर ही सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में जो है एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। अगला है कि हाल ही में किसने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल के द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की? तो देखिए जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल के द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान गुजरात के आनंद नामक स्थान पे डेयरी सहकार योजना को शुरू किया था। देखिए जो डेयरी सहकार योजना है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो ये है क्या, इसको हम एक लाइन में जान लेते हैं। देखिए जो डेयरी सहकार योजना है, इसका कुल परिव्यय है 5,000 करोड़ रुपए, और ये योजना जो है ये सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा लागू की जाएगी। और अगला प्रश्न है कि गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो देखिए गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का जो आयोजन है, ये 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक किया गया। देखिए इस 3 दिवसीय गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का जो आयोजन है, ये कब से कब तक किया गया था? 1 से लगाए 30 नवंबर 2021 तक। और किस फॉर्मेट में? वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया था। देखिए 2021 का जो ये गंगा उत्सव कार्यक्रम था, इसका जो आयोजन है, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो देखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया वैक्स शब्द को। देखिए वैक्स का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैक्स जो है ये लैटिन शब्द वाक्का से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय यानी कि काऊ। देखिए वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है, और इसका मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है। तो वैक्सीन भी वही चीज़ है, इसको आपके शरीर में इसलिए इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपको जो है ये संभावित होने वाली बीमारी से जो है प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो देखिए संजय सुधीर को नवंबर महीने में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो देखिए स्पेन में भारत के नए राजदूत बने हैं दिनेश के पटनायक। और 26वां है कि हाल ही में किसे मलयालम भाषा साहित्य में उनके विशेष योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित एजहू-थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पी वलसाला। याद रखिएगा पी वलसाला को जो है
एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस लिए? मलयालम भाषा में साहित्य में इनके विशेष योगदान देने के लिए। देखिए जो आपकी पी वलसाला हैं, ये एक महिला हैं, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार जो मिला है एजुथाचन पुरस्कार, ये केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। और ये जो पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कार होता है, ये जो है केरल साहित्य अकादमी का दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। और इस पुरस्कार के विनर को 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 27वां प्रश्न की हाल ही में अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो असगर अफगान जी हैं, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रखिएगा, असगर अफगान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो देखिए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने के लिए एक भाषा ऐप जिसका नाम है भाषा संगम एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया था। और 29वां प्रश्न की विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए हाल ही में बढ़ा दिया गया? तो देखिए 5 साल तक और जो है जो आपके टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं, ये अपने पद पर काम करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो हेड हैं, ये 5 सालों तक इनका नाम आपको अलग से नहीं रखना है, वही पुराने वाले ही रहेंगे 5 सालों तक, ठीक है। इनका नाम क्या है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। अगला प्रश्न की हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की? तो देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने नवंबर महीने में घोषणा की थी कि अब जो है तमिलनाडु का जो स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर को नहीं मनाया जाएगा, ये 18 जुलाई को मनाया जाएगा, ठीक है। 31वां प्रश्न की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज टोटल 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। 32वां की हाल ही में किन्हें मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य चुना गया? तो देखिए जो आपके हरभजन सिंह हैं और जावागल श्रीनाथ हैं, ठीक है, इन दोनों भारतीय क्रिकेटरों को मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब का आजीवन मेंबर चुना गया था नवंबर महीने में। देखिए हाल ही में मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब ने कुल 18 क्रिकेटरों की सूची जारी की थी जिनको मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब में शामिल किया गया। और आपको बता दूं इन सभी को आजीवन मानद सदस्यता जो है भी दी गई। और इन 18 क्रिकेटरों में 16 पुरुष हैं और 2 महिला खिलाड़ी हैं। तो 2 महिला खिलाड़ी कौन है? सारा टेलर हैं और सारा मैग्लासन है, ठीक है। और भारत देखिए इन 18 में से जो 16 जो पुरुष हैं, 16 में से जो 2 पुरुष हैं, इनका नाम याद रखिएगा, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। बाकी के 14 छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको शौक है कि उन 14 का नाम भी जानना है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भारत के जो 16 पुरुष क्रिकेटरों में से 2 थे, तो ये थे आपके हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। बाकी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिए कि जो आपका मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब है, इनमें किन किन को जो है मानद आजीवन सदस्यता मिली है और ये किस देश से बिलोंग करते हैं। सारे खिलाड़ियों का नाम आपको हर लाइन में मिल जाएगा। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अगला प्रश्न हमारा है कि एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो देखिए एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत के जो सबसे बड़े दानदाता हैं इनका नाम है अजीम प्रेम जी। देखिए भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। इन्होंने कुल कितना दान किया था? 9,713 करोड़ रुपए। फिर दूसरे स्थान पर आपके शिवनादार हैं, कितना दान दिया था इन्होंने? 1,263 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी दान देने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं, इन्होंने केवल और केवल 577 करोड़ रुपए दान किए। चौथे स्थान पर आपके कुमार मंगलम बिरला हैं, इन्होंने 377 करोड़ रुपए जो है दान दिए। तो ये सूची है। भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? अजीम प्रेम जी हैं, फिर उसके बाद शिवनादर हैं, फिर मुकेश अंबानी हैं, फिर कुमार मंगलम बिरला हैं। 34वां की हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव यानी कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया? तो देखिए ये आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में
वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। 35वां कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी थे एलन डेविडसन। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो देखिए जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। और 37वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया। तो देखिए अभी हाल ही में चीन ने अमेरिका की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन, तो इस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया। तो देखिए इस ब्लू फ्लैग 2021 का जो आयोजन है ये इजराइल में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु $40 मिलियन की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए ये राज्य मेघालय है। और अगला प्रश्न था WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और 2021 के बीच में वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितनी वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं भी नोट करिए तो उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा आप। फिर से सुन लीजिए, देखिए जो WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट है इसके मुताबिक 2013 से 2021 के बीच में जो वैश्विक समुद्र का जल स्तर है यानी कि समुद्र में जो पानी का स्तर है इसमें कितनी वृद्धि हुई है 4.4 मिलीमीटर की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की बाधिरों की टीम ने फ्रांस के पेरिस वर्साय में आयोजित विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए ये गौरव प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य के बाधिर टीम को। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की बाधिरों की टीम जो है फ्रांस के पेरिस के वर्साय में खेलने गई थी विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप और इसमें इसने पहला स्थान हासिल करके भारत का सीना चौड़ा कर दिया। अगला है कि फिक्की के महानिदेशक कौन बने। तो देखिए जो आपका फिक्की है इसके नए महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। देखिए फिक्की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी 1927 में और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं उदय शंकर और महासचिव उसके हैं दिलीप चेनाय और महानिदेशक कौन है अरुण चावला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है पी इनियान, तो इन्होंने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। देखिए जो पी इनियान इरोड हैं ये तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये भारत के 16वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता। तो देखिए क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है मिताली राज को और मैं आपको 2000% गारंटी देता हूं कि ये प्रश्न आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो बिहार की दरोगा का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और बहुत सारे यूपी में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन सभी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी हरियाणा पंजाब जितने भी राज्यों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, राजस्थान में, तो उन सभी के लिए मैं बता दूँ ये जो मैं जितने भी अवार्ड बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा। देखिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, तो ये दिया गया इस बार नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में, रवि कुमार को रेसलिंग में, लवलीन बोरगोहेन को बॉक्सिंग में, श्रीजेश पीआर को हॉकी में, अवनी लेखरा को पैराशूटिंग में, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में और मनप्रीत सिंह को हॉकी में विशेष योगदान देने के लिए। और देखिए इस बार जो अर्जुन पुरस्कार है ये किसको किसको दिया गया ये भी मैं आपको बताता हूँ और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए इस बार जो अर्जुन पुरस्कार है ये अरपिंदर सिंह को दिया गया, ये एथलेटिक्स के क्षेत्र से संबंधित हैं।
सिमरन कौर को दिया गया, ये बॉक्सिंग से हैं। शिखर धवन को दिया गया, ये क्रिकेटर हैं, सबको पता है, इनकी मूछें बहुत मस्त लगती हैं। और चडवाल आनंद सुंदर रमन भवानी देवी को दिया गया, ये फेंसिंग संबंधित हैं। मोनिका को दिया गया, ये हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया को दिया गया, ये भी हॉकी से हैं। संदीप नरवाल को दिया गया, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। हिमानी उत्तम परब को दिया गया अर्जुन पुरस्कार, ये मल्लखंब से हैं। और अभिषेक वर्मा शूटिंग संबंधित हैं। अंकिता रैना टेनिस से संबंधित हैं। दीपक पुनिया रेसलिंग संबंधित हैं। दिलप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। और हरमनप्रीत सिंह ये भी हॉकी से संबंधित हैं। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए 13 नवंबर को इन सभी पुरस्कार विजेताओं को जो है सम्मानित किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो मैंने आपको बता दिया अब तक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इन सभी को नंबर डाल लीजिएगा, 1 2 3 4 करके इसे नोट कर लीजिएगा। हूबहू जैसे मैं दे रहा हूँ कंटेंट वैसे ही नोट करना है। और यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार है आपका। फिर अगला पुरस्कार हमारा अर्जुन पुरस्कार ये है, इसमें कुछ और खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पे जितने खिलाड़ी हैं ये सभी हॉकी खिलाड़ी हैं और इन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इनमें नाम है रुपेंद्र पाल सिंह का, सुरेंद्र कुमार का, अमित रोहिदास का, वीरेंद्र लाखड़ा का, सुमित का, नीलकांत शर्मा का, हार्दिक सिंह का, विवेक सागर प्रसाद का, गुरजंत सिंह का, मनदीप सिंह का और शमशेर सिंह का। तो इन सभी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और इसके साथ में हॉकी के 3 और खिलाड़ी हैं, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह, इन तीनों को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। देखिए पैरा एथलेटिक्स में 3 लोगों को जो है ये पुरस्कार मिला इस बार अर्जुन पुरस्कार। पहले पैरा एथलेटिक्स में एथलीट आपके हैं योगेश कथुनिया, दूसरे हैं निषाद कुमार और तीसरे आपके हैं प्रवीण कुमार। इन तीनों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साथ में पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सुहास यतिराज, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं सिंहराज अदना, इनको भी मिला है। पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, ठीक है, तो इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पैरा तीरंदाजी संबंधित हैं हरविंदर सिंह, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला। साथ में पैरा एथलेटिक खिलाड़ी शरद कुमार को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और देखिए इस बार जो खेल 2021 का लाइफ टाइम श्रेणी का उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार था, ये मिला है टीपी औसेफी को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, सरकार तलवार को क्रिकेट के क्षेत्र में, सरपाल सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, आसान सिंह कुमार को कबड्डी के क्षेत्र में और तपन कुमार पाणिग्रही को स्विमिंग के क्षेत्र में। और इस साल जो 2021 का खेल 2021 नियमित श्रेणी में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये राधा कृष्ण नायर पू को मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, और संध्या गुरुंग को मिला है बॉक्सिंग, प्रीतम शिवाज को मिला है हॉकी के क्षेत्र में, जयप्रकाश नौटियाली को मिला है पैरा शूटिंग में और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। और देखिए खेल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया। ये दिया गया लेक केसी को बॉक्सिंग के क्षेत्र में, अभिजीत कुंते को चेस के क्षेत्र में, दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी के क्षेत्र में, विकास कुमार को कबड्डी के क्षेत्र में और सज्जन सिंह को रेसलिंग के क्षेत्र में। और देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसको किसको मिला इस बार। देखिए नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए मानव रचना शैक्षिक संस्थान को मिला है इस बार जो आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 है, ठीक है। और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 दिया गया। देखिए साथ में एक और हमारा पुरस्कार बचता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021, तो ये मिला है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। इन सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट लेके इसको प्लीज़ 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 नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपके ये सारे प्रश्न गलत ना हों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। तो देखिए ये बैंक फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। और अगला प्रश्न है कि तुसील किस देश के द्वारा विकसित P1135.6 वर्ग का भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है। तो देखिए तुसील जो है ये रूस यानी कि रसिया के द्वारा विकसित P1135.6 वर्ग का एक भारतीय नौसेना का युद्धपोत है।
देखिए भी हाल ही में P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट तुसिल को रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा में लॉन्च किया गया था। और 48वां प्रश्न कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल कर लिया है? तो देखिए ये बैंक है बंधन बैंक। 49वां कि हाल ही में नेशनल स्मॉल मच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया है। ये कब से बढ़ेगा? तो देखिए 1 दिसंबर जो आपका चल रहा है, ये वीडियो मैं अभी दिसंबर में बना रहा हूँ, तो 1 दिसंबर से माचिस की कीमत जो है 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कर दी गई है। और 50वां कि हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कितने लोग हरियाणा से हैं कमेंट बॉक्स में और बताइए। बहुत सारे मेरे छात्र हैं, अभी तो देखिए पंजाब पुलिस में सेलेक्ट हुए थे, मैंने स्टेटस भी लगाया था उनका, वो पंजाब पुलिस में सेलेक्ट हो गए। तो आप भी सेलेक्ट हुई, मैं आपका भी जो है स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो हरियाणा राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा राज्य को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाता है। देखिए जो विश्व सुनामी दिवस है ये पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए पीएम मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। और 53वां प्रश्न है कि हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? तो देखिए ये दीपों की संख्या थी 9,41,551 दीप, ठीक है। तो 3 नवंबर 2021 को दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में एक साथ कितने दिए जलाए गए हैं? 9,41,551 दीप। इसको नोट कर लीजिएगा, ये दियों की संख्या एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब रिकॉर्ड बना था यूपी में तो पूछा गया था। अगला है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो देखिए आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जो आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साझेदारी की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपके ड्वेन ब्रावो हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है संन्यास ले लूंगा, तो इन्होंने ले भी लिया। 56वां की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में किस पहल की शुरुआत की? तो देखिए इस पहल का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके ब्रिटिश समकक्ष यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में जो COP26 क्लाइमेट मीट आयोजित किया गया था, तो वहां पर जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत जो है की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पारित किया? तो देखिए भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि अमेरिका की संसद में भारतीय त्यौहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। 58वां की हाल ही में भारत बायोटेक के किस वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जो कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारतीय वैक्सीन है, इसको अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत ही सेफ है। 59वां की हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया? तो देखिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया गया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देखिए जो आपका ये योजना है आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो CAPF यानी कि जो केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी होंगे, ठीक है, तो CAPF जो के कर्मी होंगे उनके परिवार आयुष्मान भारत PM जय के तहत आने वाले अस्पतालों में कैशलेस इन पेशेंट आउट पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है लाभ ले सकेंगे। 60वां प्रश्न हमारा है कि बार्कलेज के नए CEO कौन बने?
तो देखिए बार्कलेज के नए सीईओ बन गए हैं CS वेंकट कृष्णन। अगला है कि हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है। देखिए मंदाकिनी नदी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, वहाँ से शुरू होती है, बहना चालू करती है। और ये हाल ही में खबरों में थी क्योंकि अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण और प्रदूषण जो है इस नदी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के को जो है इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। तो देखिए ये देश आपका यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम जो है ये अपने हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। 63वां की COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है। तो देखिए ये वर्ष आपका है 2030। देखिए COP26 से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सारे के सारे आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा। अभी आपके सामने एक प्रश्न है कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है। तो ये टारगेट ईयर है 2030। 64वां की हाल ही में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चुंड्राइट उल्कापिंड में किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है। तो देखिए इस खनिज का नाम है ब्रिज्मेनाइट। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया। तो देखिए भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसने जो है रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। नेक्स्ट है कि 29 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया। तो देखिए जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये पहुंच गया था 642.019 अरब डॉलर पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली यानी कि ओरल पिल को मंजूरी दी। तो देखिए देश आपका ब्रिटेन है। देखिए जो एक टैबलेट बनाया गया है कोरोना के इलाज के लिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोलुनुपिरवीर। ठीक है, यहाँ पे ये टैबलेट आपको दिख भी रहा है। तो मूल रूप से फ्लू के इलाज के लिए बनाया गया जो आपका मोलनुपिरवीर नामक दवा है ये नैदानिक परीक्षणों में प्रभावित साबित हुआ है और कोविड-19 के निदान वाले कमजोर रोगियों को दिन में ये 2 बार दिया जा सकता है। इसको मंजूरी दे दी है अब ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन में ये दवा यूज की जा रही है। 68वां कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व सुनामी दिवस को 5 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए इस वर्ष का विश्व सुनामी दिवस सेंडाई 7 अभियान के लक्ष्य डी को बढ़ावा देगा। अगला है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो देखिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली राज्य सरकार की योजना है और इस योजना के तहत जितने भी SC ST OBC और EWS श्रेणी के जो मेधावी छात्र होंगे उन सबको निजी कोचिंग सेंटरों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। 17वां की चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण जो आपका याहू कंपनी है याहू मैसेंजर ने 2 नवंबर 2021 को किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी। तो देखिए याहू ने 2 नवंबर से चीन में अपनी सारी सेवाएं बंद कर दी। 71वां की नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को हम 7 नवंबर को मनाते हैं हर साल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है। तो देखिए जो कुक जलडमरू मध्य है ये न्यूजीलैंड में स्थित है और ये चर्चा में क्यों था। देखिए जो कुक जलडमरू मध्य है ये न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है और ये उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर से जुड़ता है। देखिए हाल ही में इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले जो फ्रीडमैन हैं इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में जो है इस जल डमरू मध्य को पार किया था और 40 मिनट की ये जो एकल उड़ान थी ये 101 साल बाद आयोजित की गई थी। ये जल डमरू मध्य कहाँ पे है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका नॉर्थ आइलैंड हो गया, ये साउथ आइलैंड हो गया और देखिए यहाँ पे तस्मान सी दिख रहा है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच में इन्होंने ये कारनामा किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जो जल डमरू मध्य है ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है और ये जो है तस्मान सागर को
दक्षिण प्रशांत महासागर से जुड़ता है। ये तस्मान सागर है और ये दक्षिण प्रशांत महासागर यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन है। थोड़ा सा ज्योग्राफी भी हो गया। 73वां प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है? तो देखिए पंजाब जो है ये सिंधु नदी डॉल्फिन की जो है जनगणना शुरू करने जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 1274 विशाखापत्तनम का पहला जहाज डिलीवर किया? तो देखिए इस जहाज को डिलीवर किया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। याद रखिएगा कि जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इसने भारतीय नौसेना को नवंबर महीने में प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 विशाखापत्तनम का जो पहला जहाज है इसको डिलीवर किया। ये जहाज कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को 2 नवंबर 2021 को मनाया गया। देखिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है ये आयुर्वेदा फॉर पोषण थीम के तहत मनाया गया। देखिए जो आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है इसकी खास बात क्या है? देखिए ये हर साल धनतेरस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन धनतेरस पड़ेगा उसी दिन मनाया जाएगा। तो इस साल धनतेरस पड़ा था 2 नवंबर को, तो इसलिए 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। देखिए ये दिन जो है ये 2016 से धन्वंतरी जयंती के अवसर पर धनतेरस के दिन हर साल मनाया जाता है। 76वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 4 और 5 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए 4 और 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का जो आयोजन है ये इटली के रोम में किया गया था। और देखिए इस सम्मेलन में इस बार तेलंगाना राज्य जो भारत का है इसको भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था विशेष तौर पर। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जल्द ही दुनिया को एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन को विकसित करने की घोषणा की है, जो कि दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है? तो देखिए देश अपना भारत ही है, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि ये जल्द ही दुनिया को एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन देगा विकसित करके, जो कि दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। 78वां कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस को हम 8 नवंबर को मनाते हैं। 2021 के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 79वां कि विश्व शहरीकरण दिवस, जिसको विश्व नगर नियोजन दिवस भी कहते हैं और अंग्रेजी में वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व शहरीकरण दिवस को हम 8 नवंबर को मनाते हैं। 80वां प्रश्न है कि 2022 क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने लगातार चौथे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए ये यूनिवर्सिटी आपकी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। याद रखिएगा कि 2022 क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है इसने लगातार चौथे साल जो है पहला स्थान हासिल किया है। देखिए जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है इसने लगातार चौथे वर्ष जो है पहला स्थान हासिल किया। और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है दूसरे स्थान पर है इस बार। सिंगापुर में जो आपका नानयांग प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी है और हांगकांग में जो आपका हांगकांग विश्वविद्यालय है ये दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है इस बार। देखिए जो भारत का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे है ये जो है क्षेत्रीय रूप से 42वें स्थान पर रहा। आईआईटी दिल्ली जो है ये क्षेत्रीय रूप से 45वें स्थान पर रहा। और शीर्ष 50 में केवल इन्हीं 2 भारतीय संस्थानों को जगह भी मिल पाई, यानी कि आईआईटी दिल्ली और जो आपका आईआईटी बॉम्बे है केवल इन्हीं दोनों को टॉप 50 में जगह मिली है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। देखिए आईआईटी मद्रास जो पिछले साल 50वें स्थान पर था ये अब 54वें स्थान पर है, यानी कि टॉप 50 में आईआईटी मद्रास को जगह नहीं मिल पाई इस बार। और कुल 500 संस्थानों की लिस्ट जारी की गई थी इस रैंकिंग में, जिसमें भारत के कुल 118 विश्वविद्यालयों को जगह मिली। जबकि जो आपका क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 है तो ये टॉप 200 में इसमें केवल 18 भारतीय संस्थानों के नाम है, यानी कि 500 की लिस्ट में इस सूची में केवल भारत के 118 विश्वविद्यालय हैं और टॉप 200 में केवल 18 विश्वविद्यालयों के नाम हैं। देखिए भारत से आईआईटी बॉम्बे जो है ये एशिया रैंकिंग में सबसे आगे है। फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 5 पायदान खिसक भी गई है, यानी पहले से खराब स्थिति में है। देखिए आईआईटी बॉम्बे को 42वां स्थान मिला है इस बार।
पिछले साल इसको 37वां स्थान मिला था, यानी कि पिछले साल अच्छी पोजीशन पे था, इस बार थोड़ा खिसक के 42वें पे आ गया। देखिए जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, ये किस आधार पर तैयार की गई ये भी जान लीजिए। देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 ने रैंकिंग तैयार करने के लिए 11 प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया। इसमें शिक्षकों और नियोक्ताओं का स्तर, पीएचडी की डिग्री धारण करने वाले कर्मचारियों की संख्या और विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का अनुपात शामिल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत के संस्थानों की रैंकिंग बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए अगर भारत के हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत में मतलब भारत का जो शिक्षण संस्थान आईआईटी बॉम्बे है, ये इस यूएस एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर है। फिर दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, फिर तीसरे पे आईआईटी मद्रास है, चौथे पे आईएससी बेंगलुरु है, पांचवें पे आईआईटी खड़गपुर है। देखिए ये रैंकिंग जो है ये भारत के शिक्षण संस्थानों की, ठीक है, केवल और केवल भारत के शिक्षण संस्थानों को अलग करके ये 18 जो टॉप इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई वाले, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे तैयार किया है। बाकी इन सभी की ग्लोबल रैंकिंग जो है ये यही आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे 42वें रैंक पे है, आईआईटी दिल्ली 45वें रैंक पे है। इसको आप ऐसे करके नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। तो देखिए जो जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र हैं, इन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी, कब, नवंबर महीने में। देखिए महापात्रा की नियुक्ति के बाद ओडिशा हाई कोर्ट जो है इसमें न्यायाधीशों की संख्या 18 हो गई थी। 82वां की अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे जो है सर्वे में पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए पीएम मोदी जो है इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में एक सर्वे किया गया जिसमें टॉप पे रहे पीएम मोदी। और देखिए सर्वे के मुताबिक जो आपके लोपेज ओब्राडोर हैं ये दूसरे स्थान पर, मारियो द्रागी जो है तीसरे स्थान पर, एंजेला मार्केल जो है चौथे स्थान पर और स्कॉट मॉरिसन पांचवें स्थान पर हैं। देखिए दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की जो लिस्ट जारी की गई इस द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के बाद, ठीक है, तो उसमें पीएम मोदी पहले स्थान पर रहे हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ये 6वें स्थान पर हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ये 10वें स्थान पर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए आपको 6वें स्थान पर जो बाइडेन दिख रहे हैं और इसमें कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो 7वें स्थान पर, फूमियो किशिदा जो कि जापान के पीएम हैं 8वें स्थान पर, मून जे इन जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं 9वें स्थान पर रहे रैंकिंग में, बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पीएम है 10वें स्थान पर और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो है ये आपके 11वें स्थान पर और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं 12वें स्थान पर और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, ठीक है, ये 13वें स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखिए नवंबर महीने में आदित्य नारायण को जो है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी। 84वां की 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में 168वां स्थान है। देखिए जो ये 12वां द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया तो इसमें सूचकांक में कुल 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई जिसमें भारत 168वें स्थान पर है। देखिए जो 12वां द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था इसमें यह दिखाया गया है कि इन सभी में भारत 168वें स्थान पर है। इसने अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका जो कि 109वें स्थान पर है, पाकिस्तान जो कि 142वें स्थान पर है, नेपाल जो कि 145वें स्थान पर है, बांग्लादेश जो कि 162वें स्थान पर है, इसकी तुलना में काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है और अन्य सभी की जो वायु गुणवत्ता है ये भारत से बेहतर है। देखिए जो ये सूचकांक जारी किया गया है इस सूचकांक के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 24वें स्थान पर है, इसराइल 29वें, रूस 58वें, सऊदी अरब 90वें, चीन 120वें स्थान पर है। इसने भी भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। और 85वां की चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है वांग यापिंग। ये जो है चीन की स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में टहलने यानी कि वॉक करने वाली पहली
महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। 86वां की हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की है। तो देखिए आपको बता दूं, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में टोटल 75% यानी कि 75% आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की थी नवंबर में। 87वां की हाल ही में किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच का निधन हो गया। तो देखिए ये प्रख्यात क्रिकेट कोच थे आपके तारक सिन्हा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपके पुनीत राजकुमार हैं जो कि साउथ एक्टर थे, तो जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, इनको बसव श्री पुरस्कार 2021 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। देखिए बसव श्री पुरस्कार क्या है ये मत जानिए, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, बाकी किसको दिया गया है ये आप याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे को हम 9 नवंबर को मनाते हैं। अगला कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो देखिए भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। ये गुप्ता जी कहाँ से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने हाल ही में 6.5 अंक हासिल करके भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन 92वां प्रश्न है कि अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह कितना रहा। तो देखिए अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह रहा था 1,30,127 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ कि इस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा था। ये नोट करके याद रखना आपकी मतलब आपकी ज़रूरत है और आपको नोट करके याद करना पड़ेगा हर हालत में। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, सारे महीनों का है। तो अभी अक्टूबर का याद रखिए कि अक्टूबर 2021 में जीएसटी संग्रह 1,30,127 करोड़ रुपए रहा था। अगला प्रश्न है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। अगला है कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो देखिए ये शहर आपका श्रीनगर है। देखिए श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की इस सूची में रखा गया है और इस सूची में दुनिया भर के 49 शहर शामिल हैं। 95वां की भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल यानी कि पायर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो देखिए भारतीय रेलवे जो है ये मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है और ये पुल 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है और इस पुल की लंबाई कुल है 703 मीटर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो तुलसी गौड़ा है इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया हाल ही में। देखिए कर्नाटक की जो आपकी पर्यावरणविद हैं तुलसी गौड़ा, इनको 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 97वां की हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो देखिए जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है ये अब कित्तूर कर्नाटक के नाम से जाना जाएगा। 98वां की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में कोकोन 2021 का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए 12 नवंबर 2021 को जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं इन्होंने जो है केरल में क्या किया था, कोकोन 2021 का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये इम्प्रोवाइज एडाप्ट एंड ओवरकम थीम के तहत जो है किया गया था। और एक दुख की बात है जो भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, इनका भी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तो बहुत दुख की बात है ये। अगला कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए राज्य आपका गुजरात है। देखिए गुजरात जो है ये 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। और गुजरात के बाद फिर आपका हरियाणा है, फिर उसके बाद पंजाब है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। और 100वां प्रश्न कि हाल ही में भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उस युद्धपोत का क्या नाम है। तो देखिए ये युद्धपोत आपका है PNS तुगरिल टाइप 054 AP। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है।
याद रखिएगा, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा युद्धपोत दिया है, जिसका नाम है PNS तुगरिल टाइप 054। इसके बाद के जो प्रश्न होंगे 101 से हम उसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 2 में। तो जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे उसका अपडेट पाने के लिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सारे बच्चों को बताइए कि सर ने नया चैनल बनाया है और उसको जल्दी से जल्दी सबको ज्वाइन करना है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी।